चलिए तो अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेशन के नाम से इसको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इंटीग्रेशन। जैसे उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस था और उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इसमें इंटीग्रल कैलकुलस है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन, उससे शुरुआत करते हैं पहले और फिर धीरे धीरे समझेंगे इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। देखिएगा ध्यान से, हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली होता है समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि सब एक फंक्शन को फॉलो करना चाहिए। सब किसको फंक्शन फॉलो करना चाहिए? फंक्शन को फॉलो करना चाहिए। जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को फॉलो करते हैं उनका समेशन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये लिया जाए, मान लीजिए ये चीज़ ऐसा, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं, ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया। ये एक्स का वैल्यू ए है और ये एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी है। ठीक, हम लोग किसी एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स डिस्टेंस पे क्या ले लेते हैं? डी एक्स एलिमेंट। ये पतला सा जो स्ट्रिप है ना, उसका थिकनेस डी एक्स है। तो ये x है, ये कोऑर्डिनेट x, y होगा, क्योंकि ये x है ना भाई, ये x है तो ये y है, तो ये कोऑर्डिनेट x, y होगा। अगर पूरा एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए हम लोग ये पतला सा जो स्ट्रिप है ना, उसका एरिया निकालते हैं। ये पतला सा जो स्ट्रिप है उसका थिकनेस हमने dx का है और उसका लेंथ देखें तो y है। ये लेंथ, यही y कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं? यही लेंथ। तो बहुत पतला अगर है तो इसका एरिया ऑफ एलिमेंट, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंट। ये dA जो होगा ये y इंटू डी एक्स होगा, बिल्कुल रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर पूरा एरिया निकालना है तो हम लोगों को टोटल एरिया के लिए सब छोटे छोटे डीए को ऐड करना होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीए। यही चीज इंटीग्रेशन कहलाता है। ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। कहां इनफाइनाइट टर्म्स है? तो यहां अगर आप बहुत सारे पतले 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 स्ट्रिप डिवाइड करेंगे तो इन सारे स्ट्रिप का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये कितने पतले हैं? ये बहुत ही पतले हैं। dx का जो वैल्यू है वो है 0.0000000000। याद करो, डेल्टा x जब टेंडिंग टू 0 होता है तब उसको क्या कहते हैं? dx। जब डेल्टा x टेंड टू 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, dx बोलते हैं। तो ये 0.00000000000000000001 है ना, ऐसा इतना छोटा। तो अगर इतना छोटा उतना पतला पतला स्ट्रिप काटेंगे तो रियलिटी में तो काट भी नहीं पाएंगे, और फिर उन सब के एरिया को जोड़ना इम्पॉसिबल काम होगा। तो वो काम हम लोग पकड़ा देते। जब भी ऐसा काम आएगा ना, तुरंत इंटीग्रेशन को याद करेंगे और बोलेंगे भाई साहब आपका काम शुरू होता है। तो ये आपका काम शुरू हो गया, इंटीग्रेशन कर लीजिए, है ना। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? तो ऐसा एरिया आपको ए से शुरुआत करके और बी तक जाना है। मतलब इसके वैल्यू को अगर पुट कर दें, डीए के वैल्यू को, y dx हो जाएगा कि नहीं? कहां से कहां? ए से बी तक। ये जिसके रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है ना, हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी का लिमिट यहां रखेंगे। यहां रखेंगे लोअर लिमिट और यहां रखेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन का नाम देते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या नाम देते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स आता है। ये होता है लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। और ये लिमिट किसका रहता है? ये जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कहते हैं उसी का सबसे छोटा वैल्यू और उसी का सबसे बड़ा वैल्यू। चलिए भाई, तो ये हो गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। इतना तक तो हमने समझ लिया। अब क्या करें सुनिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुने। पहले तो ये सीखना होगा कि इसको कैसे निकालते हैं। तो ये जब आप करेंगे ना तो कोई फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। क्या आएगा? फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जो ऐसा क्वांटिटी जो एक्स पे डिपेंड करता है, ऐसा आप लिख लीजिएगा और उसके बाद ऐसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा और फिर लिखिएगा यहां ए से बी। अब बी का वैल्यू एक्स की जगह पे आप पहले पुट करिएगा तो एफ बी हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगाइएगा और फिर ए का वैल्यू यहां पे एक्स की जगह पुट करिएगा, ये हो जाएगा एफ ए। और यहां पे आके आपका इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इससे क्या मिलता है? एरिया अंडर ग्राफ मिलता है। तो y dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी क्या देता है भाई साहब? एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ। एरिया अंडर y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ, है ना? y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया ये देता है। तो ये तो कुछ कुछ ऊपर की बातें हो गई कि इंटीग्रेशन करता क्या है, तो इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ता है। उस इंटीग्रेशन से मिलता क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रोसेस क्या है। लेकिन इसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स कैसे आएगा, वो कहां से निकलेगा, वो हम लोग सीखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। किसमें? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालते कैसे हैं, है ना? इनडेफिनिट मतलब पहले इनडेफिनिट देख लेते हैं, फिर डेफिनिट भी आएंगे, है ना? अभी तो बस इंट्रोडक्शन हुआ कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वास्तव में, जैसे आपने नाम सुना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, नाम सुना है? बिल्कुल सुना है भाई, ये तो क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस इन द सेंस, आप 2 का स्क्वायर करिए 4 आ जाएगा, 4 का रूट करिए 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अगर पूछे कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x, एक्स स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा और x का पावर 2 - 1 करेंगे तो 2x आ गया। तो अब बोला जाए कि भाई साहब इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो आंसर है एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर। अब देखना, यहां से एक बहुत शानदार चीज निकल के आती है, और वो है कि अगर किसी का बदमाशी का मन हो गया, कि किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि सर एक्स स्क्वायर का तो 2x है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का बोल दो। मैंने कहा कि यार ठीक है यार, इसका भी 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 1 का हो जाएगा 0। उसी तरह से बोले कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1000 है, उसका डिफरेंशिएशन बोल दो तो क्या आएगा भाई? 2x ही आएगा। अच्छा है, ये 1000 का क्या हो गया डिफरेंशिएशन? 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सम है ना, तो इसके पास भी डिफरेंशिएशन जाएगा, इसके पास भी जाएगा। इसके पास गया तो 2x दिया, इसके पास गया तो बोला 0। अब उस स्टूडेंट ने कहा कि सर एक बात बताइए, अगर आपकी इस बात को माने कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्स प्रोसेस है, जैसा आपने कहा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा, अगर वही लॉजिक इसके लिए लगा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x है, तो बताइए 2x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए अगर रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा तो यहां पे बता दो भाई, यहां पे इस डिफरेंशिएशन के हिसाब से 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? बोलो, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1000 होना चाहिए। हैं, ये क्या हो रहा है समझो, एक ही क्वेश्चन है, उसका ये आंसर अलग आया, ये आंसर अलग आया और ये आंसर अलग आया। अब ये तीनों आंसर तो आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ था, तब इंटीग्रेशन पूछा गया तब आप लिख पाए। मान लीजिए कि ये कुछ भी नहीं है और तब सीधे आपको दे दिया जाए भाई साहब 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब क्या लिखिएगा आप? तब आप मेथड से बनाइएगा और ये एक्स स्क्वायर लाइएगा, लेकिन ये तो केवल ये आंसर आया, ये वाला अगर हम चाह रहे होते तो कैसे आता? नहीं आएगा। ये वाला चाह रहे हो तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। तब तो भाई ये अधूरा आंसर हो गया ना। इसीलिए इस अधूरे आंसर को पूरा करने के लिए हम लोग इसके साथ सी लगाते हैं। सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या कहलाता है बोलो? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। ये क्यों लगाया हमने? तो ये सी आया है, यहां पे देखो, यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 0 लिख सकते कि नहीं? इस 0, 1 और इस 1000 की याद में हम लोगों को मालूम नहीं है कि जब ये 2x बना था, ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं, इन तीनों के लिए नहीं, इसके लिए खाली इंडिपेंडेंटली ये क्वेश्चन मिला, तो ये 2x किस कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन के 0 होने की वजह से 2x बना, ये हमको मालूम नहीं है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हुआ होगा, लेकिन उसके साथ कौन सा कांस्टेंट था जो डिफरेंशिएट होके 0 हो गया होगा, ये हम लोग को मालूम नहीं है। इसीलिए उसको सिंपली सी लिख के छोड़ देते हैं और सिचुएशन जैसा डिमांड करेगा वैसा कांस्टेंट यहां पुट कर देगा। अगर सिचुएशन डिमांड करेगा कि ये कांस्टेंट 0 हो तो 0 रख देंगे, सिचुएशन डिमांड करेगा कि ये कांस्टेंट 1 हो तो 1 रख देंगे, अगर सिचुएशन डिमांड करेगा कि ये कांस्टेंट 1000 हो तो 1000 रख देंगे। ये कहानी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। अभी भी हमने प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं देखा, लेकिन उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने काफी हद तक देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, मतलब ज्यादातर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें यही इंटीग्रेशन रहेगा।
ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, आसान से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अभी सिंपल वाला एकदम। तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये याद कर लेना है भाई, याद कर लेना है, मतलब पावर में जो नंबर है ना उसको उसमें एक ऐड कर दो और जो नया पावर आया है उससे डिवाइड कर दो, बस इतना ही काम करना है। प्लस सी कैसे करेंगे, तो देखो भाई एक्स स्क्वायर वाले में एक्स का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नया वाला पावर 2 प्लस 1 प्लस सी, तो देखो भाई क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही तो हो गया। आया कि नहीं आया, आ गया भाई, है ना। अच्छा चलो और देखते हैं, मान लो रूट एक्स डी एक्स है, ये भी तो हो सकता है, कैसा हो, तो क्या करेंगे, देखो इसको सबसे पहले लिख लेंगे एक्स का पावर 1/2 dx, फिर क्या करेंगे एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स का पावर 3/2, है ना, और डिवाइडेड बाई 2/3 को लिख लेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड में, आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, कई बार ऐसा हो सकता है कि केवल dx का इंटीग्रेशन, केवल dx, अरे तब कैसे करेंगे, इसको x का पावर 0 dx ऐसा ले लेंगे, क्योंकि 1 तो कहीं भी माना जा सकता है ना, और फिर x का पावर 0, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसी तरीके से कर लेंगे, x का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए हर बार इतना मत करिएगा, डायरेक्टली रिजल्ट आ जा रहा है x प्लस सी, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, डायरेक्टली x प्लस सी लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा भाई और क्या होगा, और क्या क्या कर सकते हैं, देखो कुछ रूल्स है जो ध्यान रखना चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर भी अगर कांस्टेंट इनटू यू डीएक्स हो, u जहाँ पे फंक्शन ऑफ x है और k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और केवल u dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट इसमें भी बाहर निकल जाता है, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन यही बना के देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ k dx क्या होगा भाई, समझ रहे हो, k dx खाली कांस्टेंट है और कुछ है ही नहीं, तो k बाहर निकल जाएगा और केवल इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा बोलो dx का, तो k और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे एग्जांपल ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx क्या होगा बोलो, 4 बाहर आ गया, 4x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x हो गया ना, तो 4x प्लस सी। ये सब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, केवल जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तब वो कांस्टेंट आता है। हाँ भाई यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, और कुछ कर लें इंटीग्रेशन, चलो अब 2x जो एग्जाम्पल ले ही रहे थे उसी को देख लेते हैं, 2x dx, ये क्या आता है भाई, तो 2 बाहर निकल गया, केवल बच गया x dx का इंटीग्रेशन, है ना, तो 2 बाहर निकल गया, बोलो भाई 2 बाहर निकला, और x dx का इंटीग्रेशन x का पावर 1 प्लस 1, क्योंकि x dx है ना तो x का पावर 1 ले सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी। देखो तो ये 2 है, ये भी 2 है ना, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही बताया था कि नहीं मैंने, है ना। तो इस तरह से हम लोग x टू द पावर n वाले इंटीग्रेशन को कर पाएंगे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और फॉर्मूला कुछ समझते हैं, है ना, कुछ और फॉर्मूला देखते हैं जो यूज़ किया जा सकता है। हालांकि सारे फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा वो सब आपके इंटीग्रेशन में काम नहीं आएगा, कुछ बेसिक ही फॉर्मूला काम आते हैं, लेकिन फिर भी एक लिस्ट रखिए ताकि आपके कॉपी में वो लिखा रहे और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उस कॉपी में पलट के देख सके कि हाँ ये फॉर्मूला आपके कॉपी में है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो ये भी आसान वाला चीज़ है, ये कर लेते हैं 1/x dx, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये मतलब आता है, कई जगह आता है। तो ये होता है ln x, ठीक है, ln x बेसिकली ये होता है log
एक्स टू द बेस ई होता है, और बेस ई वाले लॉग को हम लोग ln लॉग नेचुरल से डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी प्लस सी रहेगा और इसमें भी प्लस सी रहेगा। तो ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो आपको याद रखना है वो है साइन का इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पे माइनस कॉस होगा, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो प्लस सी। ये भी ध्यान रख सकते हैं, और ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स का ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, है ना। इतने फार्मूला को आप ध्यान रखिए, बाकी फार्मूला का लिस्ट मैं बता रहा हूँ, इसको बस आप रखिए, है ना। जैसे नेक्स्ट है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा tan x। आपको याद होगा tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो tan x होगा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन देखा जाए तो इट विल बी माइनस कॉट एक्स, है ना। साइन कॉस टैन कॉट सब कुछ हो गया। उसके बाद दो और फॉर्मूला है, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो इंटीग्रेशन है वो सेक एक्स आ जाता है, ठीक है। आपको याद होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें बच जाती हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x dx, ये क्या आ जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2 का पावर x बाई log 2, है ना। 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद है ना। जैसे 2 लिख रहे हैं, 2 एज एन एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप a लिख लीजिए, a to the power x log a मतलब बेस e रहेगा प्लस c, ठीक है। और एक और e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो e टू द पावर x प्लस c। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको मेनली यहाँ तक याद रखना है, यहाँ तक याद रखिए काम हो जाएगा। ये सब एज अ लिस्ट बना के अपने कॉपी में रखिए, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप देख के उसको यूज़ कर सकें, इसके लिए बता दिया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, ये क्या होता है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसी तरह से इसमें अगर इंटीग्रेशन लगा दें और यहाँ dx लगा दें, तो अभी आप यही कर सकते हैं, u को अलग इंटीग्रेट कर लें, बीच में जो साइन हो प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस वी डी एक्स। हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट रूल जो है वो बहुत आसान नहीं है ना। u और v का जो प्रोडक्ट रूल है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। ये अब हम लोग को नहीं पढ़ना है ना, इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैथ्स वाले हैं वो तो किसी भी तरह से पढ़ेंगे ही आगे, हम लोग को बस इतना ही जानना काफ़ी होगा कैलकुलस के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे निकालते हैं और उसका कैसे यूज़ करते हैं फिजिक्स में। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं इनडेफिनिट की मदद से। जैसे इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको 4x dx का करना हो फ्रॉम 1 to 3, ऐसा कुछ लिमिट रहेगा, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा। 4 पहले बाहर आ जाएगा, जो रूल्स उसमें पढ़ा हमने कि कांस्टेंट बाहर आएगा, कांस्टेंट बाहर कर लिया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, है ना। और इसमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, 1 से 3 तक। इसमें आपको प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 जो है बाहर आ सकता है, तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। और वेरिएबल वाले में आप पुट कर दीजिए x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 पुट कर दीजिए 1 का स्क्वायर, यानी हो गया ये 2 × 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी 8 यानी 16 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक इंटीग्रेशन। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं।
अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं फिजिक्स में, कैसे उसको यूज करेंगे इंटीग्रेशन का वो देख के बताते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 2t + 4, बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ अगर कोई बॉडी चल रहा है तो 1 से 3 सेकेंड के बीच में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तब तो बात ही नहीं थी, है ना। इसको क्या करते, थोड़ा और मुश्किल बनाते, 3t²। एक्चुअली इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो आप चाहते तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से बना सकते थे, पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप नॉर्मल तरीका से बनाएं, है ना, इंटीग्रेशन मेथड से बनाएं, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए उसको 3t² कर लिया। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए वेलोसिटी जो होता है वो dx/dt होता है। क्या होता है? dx/dt। dx/dt होता है भाई, इक्वल टू 3t² + 4। अब dx को क्या लिख सकते हैं? 3t² + 4 dt लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं बोलो? और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? तो देखो यहाँ dt है तो टाइम का लिमिट पुट करेंगे 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक। अच्छा 1 सेकेंड में कुछ तो पोजीशन रहा होगा ना पार्टिकल का, तो x1 मान लो, और 3 सेकेंड पे भी कुछ पोजीशन रहा होगा, उसको x2 मान लो। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा dx का इंटीग्रेशन होता है x कहाँ से कहाँ तक बोलो भाई? x1 से x2 तक, इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा। t² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? t³। पावर 1 बढ़ा दिए और नए पावर से डिवाइड कर दिए। अच्छा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर आ सकता है। कहाँ से कहाँ? तो 1 से 3 प्लस इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दो टर्म है जिसमें बीच में प्लस है, तो मैंने बताया आपको कि दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो 4 dt का इंटीग्रेशन 4t हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? तो ये होगा 1 से 3 सेकेंड तक, है ना। चलो भाई, अब ये x2 और x2 पुट कर देंगे, -x1। x2 - x1 ही डिस्प्लेसमेंट होता है, s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्वल टू t³ यानी 3 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस 4 × 3 - 1। तो बोलो भाई क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, s = 3 का पावर 3 27 -1 26 हो गया, प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 2, तो ये हो गया 27 - 1 यानी 26 प्लस 8 यानी 34। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। देखें हम लोग इंटीग्रेशन का कैसे यूज़ कर पाए, कैसे लिमिट लगा पाए इन केस ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के एक प्रॉब्लम को हमने बनाया। ऐसे हर चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे। जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंशिएशन का यूज़ हो जाएगा, कोई इंटीग्रेशन का यूज़ हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इंटीग्रेशन का जो एक मीनिंग है वो आपको ध्यान रखना है। वास्तव में अगर हमारे पास y वर्सेस x ग्राफ हो तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2 होता है कि नहीं? ये मान लो x1 है, ये x2 है, तो x1 से x2 y dx का इंटीग्रेशन yx का ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ होता है। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपका vt ग्राफ है ना। क्या ग्राफ है? vt ग्राफ। तो इसका एरिया जो होगा वो क्या दे देगा? इंटीग्रेशन ऑफ v, जैसे यहाँ y है y dx, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कहाँ से कहाँ तक? तो t1 वैल्यू से लेके t2 वैल्यू तक, तो t1 से t2। इंटीग्रेशन का ये आपको मीनिंग याद रखना है। ग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होगा, ठीक है। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए।